आरएसएस किसी कीमत पर नहीं चाहता कि भारत में शांति का माहौल हो, भारत में डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कोई बात हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो। दरअसल आरएसएस चाहता है कि भारत को पीछे ले जाया जाए। जो भारत खड़ा है 1947 के बाद से और जिधर जा रहा है उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाया जाए। वो संविधान नहीं मनुस्मृति की तरफ जाए, वो उसी तरह से जाए जैसे एक ज़माने में हमारे देश के लोग रहते थे, जो शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ कुछ जातियों का था, कुछ समुदायों का था। बहुत सारे हमारे राजपूत लोग उत्तर प्रदेश बिहार में इस समय कूद रहे हैं कि उनको काफ़ी कुछ हो गया है और वो उनकी कतार में खड़े हो गए हैं जो पहले इस देश पर राज करते थे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनको भी एक ज़माने में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उनको तो यह भी अधिकार नहीं मालूम, उनको तो ये भी नहीं बताया गया, कहा गया कि तुम क्षत्रिय हो, ये भी अधिकार छीन लिया गया था। और बाकायदे एक दौर में कहा गया कि क्षत्रिय बचे नहीं हैं, परशुराम ने सबको खत्म कर दिया, इसलिए क्षत्रिय है ही नहीं है। बहुत बाद में उनको क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया और वो अंग्रेजों के ज़माने की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है। और ये मेरी एक खोज नहीं है, इस देश पर कास्ट पर बेहतरीन काम करने वाले एक बेहतरीन पत्रकार ने कास्ट प्राइड नाम की अपनी किताब में लिखा है, जो इसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े पद पर काम करते थे। अचानक मेरे दिमाग से उनका नाम निकल गया है। इफ़ यू एनीबडी कैन रिमेंबर हिज नेम, कास्ट प्राइड जिन्होंने किताब लिखी है, उसमें बाकायदे रिसर्च उस आदमी ने किया है और उसमें ये सारी बातें कही हैं जो मुझे अचानक याद आ गई, तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। मैंने महसूस किया है हाल के वर्षों में, जब से मौजूदा सरकार है, इसके पहले भी जो सरकारें थी उस वक्त भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत सामाजिक न्याय के मामले में बहुत दरियादिली थी, लेकिन हाँ अनेक बड़े काम हो जाते थे जनता के दबाव में और पार्लियामेंटेरियंस के विवेक से। देखिए, आज का जो दौर है, अगर सच पूछा जाए तो अंग्रेज़ों के ज़माने में इससे बेहतर सुधार की गुंजाइश थी समाज में, लेकिन आज समाज में सुधार की गुंजाइश उससे भी कम हो गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहते हुए जो बड़े कुछ सुधार किए, चाहे वो ट्रेड यूनियन राइट्स के मामले हो, महिलाओं के जो मामले हों, जितने भी श्रम कानूनों से जुड़े मामले हों, जितने सुधार किए, वो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ट्रेड यूनियनों से कितना नुकसान हो रहा है। तो बिल्कुल धारा उल्टी है। अंग्रेज़ों के ज़माने में और भी बहुत सारे ऐसे सुधार हुए जो उनके पहले हमारे देश में सोचा नहीं जा सकता था। अगर मैं आपको एक दो ऐसे पॉइंट्स बताऊं तो मुझे लगता है कि कई लोग कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का ज़माना पिछले 10-11 साल का जो दौर ये दिखाई दे रहा है उससे भी कई मामलों में भयानक है। मैं उसकी भयावहता कम नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं अंग्रेज़ों के ज़माने की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो भयावह दौर है ये तो अपने लोगों का है राज, वो तो दूसरों का राज था। लेकिन आप सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसने कुछ एक मामले जो उस समय अपने देश में जो 1816 में देश की जो उत्पीड़ित और वंचित जातियां हैं उनके लिए जो बार्बरिक दंड था, कन्फाइनमेंट द स्टॉक्स, खासकर ये तमिलनाडु और दक्षिण के कई सूबों में लागू था, इस पर भी कार्रवाई हुई उसके कुछ ही साल के बाद। 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब आया तो वंचितों को जो अधिकार मिले उसके पहले सोचा नहीं जा सकता था। दक्षिण के कई राज्यों में महिलाओं के साथ जो स्थिति थी, जैसे एक कानून बना दिया गया था, कानून ही था कि वो अपने स्तन को ढक कर नहीं चल सकती हैं। जब इस पर दबाव बना इसके खिलाफ, तब उनको लागू करना पड़ा। अंग्रेजों ने पहल की कि नहीं, इनको किया जाए। तब जो ब्राह्मण समाज था वो कहता था कि ठीक है वो करें, कपड़ा ढकें, लेकिन उनके कपड़े की स्टाइल वो नहीं होनी चाहिए जो अपर कास्ट की महिलाओं की कपड़े की स्टाइल है। तो मैं ये चंद उदाहरण इसलिए दिया कि आज का दौर, जिसे स्वतंत्र भारत का एक ऐसा दौर माना जा रहा है कि जब देश को उसके अतीत में ले जाने की कोशिश हो रही है, पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है, तो आप अंग्रेज़ों के ज़माने से अगर तुलना करें तो इसकी भयावहता ज़्यादा है। विपक्ष के नेता को बोलने तक की आज़ादी नहीं दी जा रही है, क्रिमिनलाइज किया जा रहा है प्रोटेस्ट और आलोचना को। ऐसे दौर में ये यूजीसी का इक्विटी जो रेगुलेशन आया है उसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2019 में एक आता है कि भाई आप डायरेक्ट करते हैं, हमें रोहित वेमुला की माँ और पायल तड़वी की माँ के पिटीशन पे कि आप
यूजीसी एक गाइडलाइन ले, क्योंकि 2012 की जो गाइडलाइन है वो अच्छी नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उन कमजोरियों को दूर करते हुए आप एक गाइडलाइन लाइए। गाइडलाइन आई बहुत दिनों के बाद, मैं नहीं मानता कि वो बहुत ही शानदार है। अगर आप पूरी उस गाइडलाइन को पढ़ें 2026 की, तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, भारत के संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी जो शिक्षा विभाग की है, जिसकी अगुवाई दिग्विजय सिंह ने की है, उसमें जो रिकमेंडेशन है वो भी सारे रिकमेंडेशन 2026 के इक्विटी रेगुलेशन में नहीं है। उसके भी कुछ एक हैं, जैसे बैकवर्ड कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी को जो शामिल किया गया है इस रेगुलेशन में, जो 2012 के रेगुलेशन में नहीं था। वो दिग्विजय सिंह की कमेटी जो एजुकेशन पर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबरान हैं, इन सब ने रिकमेंड किया है, यूनानिमस व्यू था उस कमेटी का कि उनको ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि 15(4) और 15(5) जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके उनकी रोशनी में भी ये जरूरी है। लेकिन अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी मुद्दे पर बड़ा विरोध जो इस बार हुआ है 2026 का, इसी मुद्दे पर हुआ है कि ओबीसी को क्यों शामिल किया गया। सच्चाई है, और वो रिफ्लेक्ट हुआ कई बार उन लोगों की बातों से। आप सोचिए कि कुछ ही दिन पहले दिसंबर महीने में 8 दिसंबर को पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पेश होती है, 8 दिसंबर को 2025 में, और अचानक कुछ ही सप्ताह के अंदर माहौल कैसे बदल जाता है। उस कमेटी में मैं कुछ नाम आपको सुना देता हूं, बड़े दिलचस्प नाम हैं। इस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनके नाम जो मैंने नोट किए हैं, श्रीमान रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा, डी पूर्णेंद्वरी, बांसुरी स्वराज, रेखा शर्मा, ब्रजमोहन अग्रवाल, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख नेता हैं। और इनको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये फ्रिंज हाशिए के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। ये बहुत मेन स्ट्रीम के नेता हैं, जो केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उससे जिनका काफ़ी डायलॉग होता है, रेगुलर डायलॉग होता है। ये टेलीविज़न चैनलों पर जाते हैं, वहाँ पर पार्टी की राय रखते हैं, और पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में एक बार भी ये नहीं कहते कि ओबीसी को इसमें नहीं रखना चाहिए, इक्विटी कमेटी में इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बावजूद कि मैं इक्विटी कमेटी की संरचना से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जो रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया है वह भी उसमें नहीं पूरा किया गया है। दिग्विजय सिंह कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 50% सेवअप की बात करती है, लेकिन वो नहीं दिया गया है। दूसरी बात कि उसमें स्पेशल स्टेटस विशेष आमंत्रित की तरह रखा गया है उनको। तो ये सबसे बात है। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी मेंबर ने उस पर अपना नोट ऑफ डिसेंट नहीं लगाया, असहमति नहीं दी। तो ऑल ऑफ सडन क्या हो गया अचानक कि जैसे ही ये रेगुलेशन आया विरोध शुरू हो गया। विरोध इसलिए शुरू हो गया दोस्तों कि मेरी जो जानकारी है एक जर्नलिस्ट के तौर पे, कि आरएसएस बीजेपी को उस समय तक नहीं अंदाज था। सच्चाई ये है, अब आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त तक नहीं मालूम था कि ये क्या होने जा रहा है या इस पर भी कोई बावेला हो जाएगा। लेकिन आरएसएस जो है, आरएसएस के कुछ लोगों को लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत भयानक चीज़ है। और ये सारे लोग उत्तर भारतीय थे, इसमें कोई न तो दक्षिण भारतीय था न कोई मध्य भारतीय था। और बाकायदे दिल्ली में मीटिंग हुई, मैं मीटिंग का वेन्यू भी जानता हूं लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और यहाँ पे मीटिंग हुई और कुछ लोगों को डिप्यूट किया गया। जैसे एक बात याद है ना आपको, जब उस सत्ता में नहीं थे तब भी एक बार गणेश जी पूरे देश में दूध पीने लगे थे। ठीक उसी तरह उन्होंने प्लान किया, योजना बनाई कि इसको कैसे मुद्दा बना दिया जाए पूरे देश का। और अचानक कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि भाई इसको तो मुद्दा बनाना है, और उन्होंने मुद्दा बना दिया। जब मुद्दा बना दिया तब बीजेपी को फूंका गया, अरे तुम लोग कैसे हो भाई, तुम लोग पार्लियामेंट में जाते हो, सरकार चलाते हो, तुम लोग को ये बात नहीं मालूम कि क्या क्या हो रहा है, हमारे लोग नाराज हो जाएंगे, जो हमारा कोर वोटर है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो नाराज हो गया है। आप देखिए जो कार्यकर्ता से कथावाचक बने हैं वे लोग एक्टिव हो गए, जो आरएसएस के बहुत अंदरूनी लोग हैं, अंदर के लोग हैं, वे लोग एक्टिव हो गए। ऐसे जर्नलिस्ट जो हार्डकोर आरएसएस के हैं वो एक्टिव हो गए। तो ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों, ये अपर कास्ट बनाम लोअर कास्ट का नहीं है, ये बेसिकली आरएसएस बनाम भारतीय जनता के बीच का मामला है। आरएसएस किसी कीमत पर नहीं चाहता कि भारत में शांति का माहौल हो, भारत में डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कोई बात हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो। दरअसल आरएसएस चाहता है कि भारत को पीछे ले जाया जाए।
जो भारत खड़ा है 1947 के बाद से और जिधर जा रहा है उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाया जाए। वो संविधान नहीं मनुस्मृति की तरफ जाए, वो उसी तरह से जाए जैसे एक ज़माने में हमारे देश के लोग रहते थे, जो शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ कुछ जातियों का था, कुछ समुदायों का था। बहुत सारे हमारे राजपूत लोग उत्तर प्रदेश बिहार में इस समय कूद रहे हैं कि उनको काफ़ी कुछ हो गया है और वो उनकी कतार में खड़े हो गए हैं जो पहले इस देश पर राज करते थे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनको भी एक ज़माने में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उनको तो यह भी अधिकार नहीं मालूम, उनको तो ये भी नहीं बताया गया, कहा गया कि तुम क्षत्रिय हो, ये भी अधिकार छीन लिया गया था। और बाकायदे एक दौर में कहा गया कि क्षत्रिय बचे नहीं हैं, परशुराम ने सबको खत्म कर दिया, इसलिए क्षत्रिय है ही नहीं है। बाद में उनको, बहुत बाद में उनको क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया और वो अंग्रेजों के ज़माने की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है। और ये मेरी एक खोज नहीं है, इस देश पर कास्ट पर बेहतरीन काम करने वाले एक बेहतरीन पत्रकार ने कास्ट प्राइड नाम की अपनी किताब में लिखा है, जो इसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े पद पर काम करते थे। अचानक मेरे दिमाग से उनका नाम निकल गया है। इफ़ यू एनीबडी कैन रिमेंबर हिज नेम, कास्ट प्राइड जिन्होंने किताब लिखी है, उसमें बाकायदे रिसर्च उस आदमी ने किया है और उसमें ये सारी बातें कही हैं जो मुझे अचानक याद आ गई, तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से जब समाज में रिफॉर्म्स को लेकर सोच के स्तर पर, विचार के स्तर पर बेहतर काम हो रहा होता है, उस समय जो लोग नापसंद भी करते हैं वंचित जातियों के को अधिकार से लैस करने में, वे लोग सहमति का एक उनके बीच में दायरा बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, उनके दिमाग, उनका मिजाज भी बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब मंडल आया तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन मंडल जब लागू हो गया तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही सरकारें बदली बाद के दिनों में फिर वही स्थिति हो गई। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप शासन में हैं, अगर शासन करने वाले संविधान के साथ खड़े हैं तो समाज को बेहतर दिशा में ले जाया जा सकता है। लेकिन जब शासन करने वाले लोग संविधान को मानते ही नहीं हैं तो आप कतई उस देश में संविधान के मुताबिक समाज नहीं बना सकते। और आज वही हो रहा है। अपर कास्ट का एक छोटा हिस्सा फिर भी कुल मिलाकर के ये स्वीकार करने को तैयार था कि हम सामाजिक न्याय को माने, हम कम से कम दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी को जो अधिकार दिए जा रहे हैं उन पर अगर हम बहुत खुश ना हो तो हम व्यापक रूप से थोड़ी सहमति व्यक्त करें। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि उसी वर्ग को पूरी तरह एरोगेंट बनाया जा रहा है, पूरी तरह एंटागोनिस्टिक बनाया जा रहा है उनके रिश्तों को। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आरएसएस यही चाहता है। इसलिए मुख्य जो इस समय समस्या इस देश की है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आरएसएस की है कि आरएसएस को कैसे आप काउंटर करें। और राजनीतिक दलों की जो स्थिति इस देश में है दोस्तों, उसमें आई एम वेरी सॉरी, वो इसको काउंटर नहीं कर सकते। जो लोग समझते हैं कि आप कोर्ट कचहरी से इसको काउंटर कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। आप देख लीजिए क्या हाल है जुडिशरी का। इंदिरा जयसिंह जी से ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता हूं कि क्या हालत है इस समय जुडिशरी का। मीडिया का जहां तक सवाल है, मीडिया पहले भी ऐसा था लेकिन आज निकृष्टतम रूप में है। आज वो निकृष्टतम रूप में है। पहले भी मीडिया अपर कास्ट डोमिनेटेड था, आज भी है, लेकिन पहले मीडिया में थोड़ी गुंजाइश हो जाती थी कभी कभी अच्छी बात कहने की या अच्छी बात को आगे ले जाने की। कुछ अपॉइंटमेंट्स होने लगे थे वंचित समाज के लोगों के। आज क्या हो रहा है? वंचित समाज के लोग जो मीडिया में आए थे उनको बाहर किया जा रहा है। उत्तर भारत में तो एक भी, संभवतः दो एडिटर आज तक वंचित समाज से आए, दो या तीन, अधिक से अधिक। दक्षिण भारत में भी बहुत कम। मुझे याद है कि 1999 में इस देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, 2002 तक, याद है ना? के.आर. नारायणन जो हमारे वाइस चांसलर थे एक जमाने में, वो भारत के राष्ट्रपति हो सकते थे 1999 में, लेकिन भारत में उस वक्त एक भी दलित, वंचित समाज का, ओबीसी समाज का एक भी संपादक नहीं था पूरे देश में। और वही स्थिति आज भी है। इस समय भी कोई नहीं है। बीच में 2-3 लोग हुए, दो या तीन लोग, जहां तक मैं समझ पाता हूं। तो भारत का मीडिया, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा मीडिया है जो सरकार कहती है, जो आरएसएस सोचता है, जो बीजेपी सोचती है, वही मीडिया बोल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मैं कर रहा हूं। तो जब के.आर. नारायणन की बात जब मैं कर रहा था तो रॉबिन जेफरी उसी समय भारत आए थे
रॉबिन जेफरी एक हिस्टोरियन है जो मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में उस समय थे, आजकल सिंगापुर में हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन भारत पर अब भी लिखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में घूम डाला, मुझे के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति एक दलित जरूर मिले और दिखे, लेकिन एक भी पत्रकार मुझे नहीं मिला जो दलित कम्युनिटी का हो कि मैं कह सकूं कि ये कोई बात दलित समाज की अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में कह सकता है। तमिलनाडु में उनको एकमात्र दलित एक पत्रकार मिला जिसका नाम था रविंद्रन, आई डोंट नो, और वो संभवतः कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक मुख्य पत्र में चेन्नई में काम करते थे, जिन्होंने एक अपर कास्ट की लड़की से शादी की थी और उस शादी में करुणानिधि साहब भी गए थे और उस शादी में और भी बहुत सारे लोग गए थे। तब पहली बार पता चला कि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, मिस्टर रविंद्रन। इसके पहले कोई उनको जानता नहीं था, बहुत अच्छे ट्रेड यूनियन लीडर भी थे मीडिया के में। तो ये जो स्थितियां अपने समाज में है कि मीडिया, न्यायपालिका, जुडिशियरी, सब जिस तरह की संरचना इस देश में है और जो बरकरार है, जब तक एक बड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन अपने देश में नहीं होता है, जो साउथ में हो चुका है, नॉर्थ में वो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में किसी ने जरूर कहा, आई थिंक मनोज झा ने कहा कि वो इलेक्शन लड़ने वाली मशीनरी के रूप में तब्दील हो गई हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पार्लियामेंट में सबसे अधिक संख्या ये भेज रहा है उत्तर भारत, और मैं समझता हूँ कि डिलिमिटेशन के बाद ये संख्या और बढ़ जाएगी। पी विल्सन साहब यहाँ हैं, उन लोगों को सोचना होगा कि वो लोग कैसे अपनी संख्या को बचाएं ताकि बेहतर किस्म के लोग कम से कम दक्षिण भारत के यहाँ आएँ। उत्तर भारत की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पूरे देश में जो भी कानून पास होगा उस कानून में डिसेंट असहमति जाहिर करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं बचेगा, या बचेंगे तो बहुत ही कम बचेंगे, उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा हो रही हैं। इतनी खतरनाक ये परिस्थितियां हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, और उस समय उत्तर भारत बिल्कुल राजनीतिक दलों की जो स्थिति है, बैंक्रप्सी मैं कह सकता हूं, उसका शिकार है। कुल मिलाकर मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं जानते हैं सब लोग यहाँ जो बहुत सारे पुराने मित्र हैं कि मैं किसी पार्टी को न तो छोड़ता हूँ और न किसी पार्टी को गले लगाता हूँ, लेकिन खुलकर मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के अलावा इस देश में फिलहाल और दक्षिण भारत की कुछ पार्टियाँ जैसे DMK और CPIM जो विजयन साहब की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री का नाम केवल ले रहा हूँ, सिद्धारमैया, इन लोगों के अलावा इस देश में कोई ठीक से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, खुलकर मैं कह रहा हूं। और इसका फायदा पूरी तरह RSS उठा रहा है, BJP उठा रहा है। इसके ये स्थिति है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने जो साहस दिखाया है उसकी कल्पना मैं कम से कम नहीं कर रहा था, अभी तक नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पहली बार खुलकर राहुल गांधी की प्रशंसा करता हूं कि वो ऐसे दौर में वो आदमी सवाल उठा रहा है, लड़ने का मादा दिखा रहा है, जब कुचलने की सारी साजिशें रची जा रही हैं इस देश में। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी के प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, आलोचना और असहमति को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो सोचिए, रतन लाल एक प्रोफेसर के तौर पे, या आप JNU का कोई स्टूडेंट, यहाँ प्रियंका बैठी है, प्रियंका, अगर ये लोग कुछ करेंगे तो इनके साथ क्या होगा? ये तो महज प्रोफेसर हैं। जब यूथ कांग्रेस की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के साथ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है तो आम एक्टिविस्ट के साथ क्या होगा, आप सोच सकते हैं आप। तो दोस्तों, बहुत खराब दौर है उत्तर भारत में, खास तौर पे जो हिंदी हार्टलैंड है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो आप लोग सोचिए, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज केवल चुनाव लड़ने की मशीन में तब्दील हो गई हैं, और अब जरूरत इस बात का है कि सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर इस लड़ाई को आप ले जाएं। अगर आप इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि इससे आप पार पाएंगे। कुछ भाषण भूषण हो जाएंगे, कुछ मंच सज जाएंगे, लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं। बदलने के लिए जरूरी है कि सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर आप अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें, और उत्तर भारत को जिस तरह साउथ के लोगों ने एक ज़माने में लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं समझता। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप समझते हैं, अगर आप मानते हैं, तो उन्होंने भी इन्हीं शब्दों के साथ संबोधित किया था, यही बातें कही थी कि कास्ट की जो रियलिटी है, अगर आप इसको नहीं डिमोलिश करते तो डेमोक्रेसी को बचाना मुश्किल है। उन्होंने तो कास्ट को एंटी नेशनल तक कहा, नॉट ओनली एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी नेशनल कहा। और ये भी कहा, जो आज बना रहे हैं ये लोग हिंदू राष्ट्र, कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है इस देश में तो वो देश के लिए सबसे खतरनाक होगा, इसलिए इसको रोकने की हर चंद कोशिश की जानी चाहिए।
ताकि इस देश का लोकतंत्र बचा रहे। तो इन शब्दों के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।